हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स के एक नए चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स को मैंने डिवाइड किया है टोटल 5 लेक्चर्स में। टेंशन मत लो, लेक्चर्स छोटे छोटे होंगे, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता था कि कुछ मिक्सअप हो जाए, इसीलिए मैंने लेक्चर्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वरना मैं चाहता तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर सकता था, या सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके इसको 4 लेक्चर में करा सकता था। हालांकि चैप्टर तो छोटा है बहुत ही ज़्यादा, 3 लेक्चर में भी हो सकता है, बट छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप लोगों को चैप्टर में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 12th में वेव ऑप्टिक्स कुछ खास नहीं समझा था, तो समझा था, ठीक ठीक समझ गया था, लेकिन कुछ खास भी नहीं समझा था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भाई फुल्ली मुझे फील आ गया वेव ऑप्टिक्स में, बट आगे चल के थोड़ा बहुत ड्रॉप ईयर में करने के बाद मुझे वेव ऑप्टिक्स समझा, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से बेसिक से समझा सकूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट न रह जाए, ठीक है। और इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट में यूँ डिवाइड किया है कि पहले पार्ट में हम तुम्हें पढ़ाएंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग ही होता है, हाइजेंस प्रिंसिपल बोलते हैं फिलहाल। पहले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, और हम लोग लॉज देखेंगे, रिफ्लेक्शन लॉ जो है उसका प्रूफ क्या है वो देखेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, और पोलराइजेशन क्या होता है, और पोलराइजेशन पर बेस्ड जो ब्रूस्टर लॉ है वो देखेंगे। तो सेकंड लेक्चर काफ़ी छोटा है, क्योंकि पोलराइजेशन सिंपल सी चीज़ है, बता दूंगा, ठीक है। और ब्रूस्टर लॉ भी आसानी है, कोई खास वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरफेरेंस भी बहुत ही चिंदी सी चीज़ है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा थर्ड लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, जी हाँ, सच में इंपॉर्टेंट है ये, तो ये मैं बताऊँगा आपको थर्ड लेक्चर में। और फिर उसके बाद फोर्थ लेक्चर होगा आपका डायफ्रैक्शन पर, ठीक है। डायफ्रैक्शन के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे उसमें। और 5वां लेक्चर होगा आपका टेलीस्कोप वगैरह के बारे में, रिजॉल्विंग पावर वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ऐसे 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। तो आज तो बेसिक लेक्चर है एकदम, तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। शुरुआत से शुरू करते हैं, जाते हैं हम लोग 1600 के ईरा में। कौन सा ईरा? 1600 का ईरा, जो न्यूटन का ईरा था, ठीक है। तो उस ज़माने में ये डिस्कशन चल रहा था कि भैया जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि भाई वो पार्टिकल है या फिर वेव है, ठीक है। ये बात चल रही थी सबके बीच में कि लाइट एक पार्टिकल है या फिर वेव है। तो उस ज़माने में न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा भाई लाइट एक पार्टिकल की तरह है, ठीक है, और वो कॉर्पस्कुलर है नेचर में। कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है हार्ड, इलास्टिक, ठीक है। रिजिड आप कह सकते हो। रिजिड का मतलब समझते हो ना? रिजिड मतलब ऑब्जेक्ट के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में अगर डिस्टेंस आर है और मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, तो अगर ये आर नहीं चेंज हुआ कंप्रेस करने के बाद भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है जो कि कॉर्पस्कुलर नेचर का है, मतलब एक मासलेस चीज़ है। कॉर्पस्कुलर मतलब होता है मासलेस, रिजिड, हार्ड और इलास्टिक, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई फोर्स नहीं लग रही होती है तो लाइट एक स्ट्रेट पाथ में चलती है, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला था कि जो लाइट है वो एनर्जी के पैकेट्स कैरी करती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उनको बोलते हैं क्वांटा, है ना। और जो डिफरेंट कलर्स आते हैं लाइट के अंदर से, वो सब क्यों आते हैं? वो सब इसलिए आते हैं कि कहीं पे लाइट का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब कहीं पर लाइट का पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है तो ब्राइट कलर आता है, कहीं पे लाइट के पार्टिकल्स कम है तो कलर नहीं आता है, कम आता है ना, लाइट कलर आता है। तो बेसिकली ये सब कहना था हमारे न्यूटन बाबा का। तो मैं ज़रा इंक भर के आपको थ्योरी लिखा दूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि भाई लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। और जब आप इतने बड़े साइंटिस्ट रहो ना, तो आप अगर कहोगे कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, और आपको अगर जैसे आपके क्लास में कोई एक टॉपर स्टूडेंट होगा, ठीक है, जिसको सब कुछ आता होगा। अब मान लो कोई एक कंसेप्ट है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, आप उस टॉपर के पास गए, उसने बोला ये ऐसा इसलिए हो रहा है, तो तुम तुरंत मान जाओगे कि भाई इसने बोला तो सही बोला होगा, है ना। वहीं साइड में कोई एक लूजर स्टूडेंट, लूजर तो खैर आई एम सॉरी बैड वर्ड, ठीक है, वहीं साइड में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि दिमाग तो उतना ही है सबके पास, बस कोई पढ़ता नहीं है तो ऐसा है ना। तो बेसिकली साइड में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो ज़्यादा पढ़ता वढ़ता नहीं है, बट उसने बोला कि नहीं रे ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो तुम क्या करोगे? उसको एक लगा दोगे और बोलोगे चुप बैठ, इसने बोला है सही बोला है। तो जो टॉपर बोलता है वो हमेशा सही बोलता है ना। ऐसी हमारी थ्योरी होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने बंदों को 3 बार हुआ है ऐसा, मतलब 3-4 बार हुआ है, ये ज़्यादा बार भी नहीं, बट मैंने कई बार बंदों को कुछ गलत बता दिया है, ठीक है। क्या मतलब मैं तुम्हें भी गलत बताता हूँ? अरे तो कमेंट कर दिया करो कुछ गलती हो जाए, ठीक है। फिलहाल मतलब जैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा समझना मत अब कि मैं गलत पढ़ाता हूँ ना, ठीक है।
तो अभी देखो क्लास में ऐसा हुआ कि भाई किसी ने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उसको बता दिया ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता था, ठीक है। बट साथ में मैं ये भी लगा देता हूँ कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी ज़्यादा तुझे जानना है गूगल कर ले, ठीक है। तो हालांकि जब न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, उन्होंने क्या बोला न्यूटन ने कि लाइट इज अ पार्टिकल विच इज कॉर्पस्कुलर इन नेचर, ठीक है। लाइट एक पार्टिकल है विच इज कॉर्पस्कुलर इन नेचर, ठीक है। तो ये बोला हमारे न्यूटन बाबा ने। अब कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या होता है? कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है जो हार्ड हो, इलास्टिक हो, ठीक है, मासलेस हो, ऐसे और रिजिड हो, ठीक है। हार्ड में ही रिजिड आ गया, खैर ठीक है, चलो ठीक है। तो मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हार्ड हो, इलास्टिक मतलब इलास्टिक कोलिजन करता हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी उस केस में कंजर्व रहती हो, तो वैसा पार्टिकल है हमारा लाइट, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो उस केस में जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। ऐसा न्यूटन बोल रहे थे। और लोगों ने बोला अच्छा ठीक है फिर आप रिफ्लेक्शन का प्रूफ बताओ। तो न्यूटन ने बोला सिंपल है, लाइट के पार्टिकल्स ऐसे ज़मीन पर गिरते हैं, ठीक है, लाइट के पार्टिकल्स ऐसे ज़मीन पर गिरते हैं, और क्योंकि लाइट के पार्टिकल जो हैं वो इलास्टिक हैं, रिजिड हैं, तो नॉर्मली यहाँ से इलास्टिक कोलिजन करके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो इसी के कारण रिफ्लेक्शन होता है। और बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही होता है कि लाइट का पार्टिकल पड़ा, इंसिडेंट रेडिएशन आई और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेडिएशन गई। तो ये किसने बोला? ये हमारे न्यूटन बाबा ने बोला कि लाइट का पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला गया। इस तरीके से उन्होंने रिफ्लेक्शन को बताया कि भाई इस केस में फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रह गई, ठीक है। और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक हुआ था तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, ठीक है। अब न्यूटन ने गलती कहाँ की? यहाँ तक तो चलो ठीक है, सब लोग भरोसा कर रहे थे। गलती यहाँ पे हुई कि भाई न्यूटन ने बोला समझ लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? एक डेंसर मीडियम है और यहाँ पे एक रेयर मीडियम है, ठीक है। एक डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम है तुम्हारे पास। तो डेंसर मीडियम में क्या है कि भाई पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और रेयर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत कम है। तो जब लाइट एक डेंसर मीडियम में घुसती है तो होता ऐसा है कि लाइट के पार्टिकल्स को ये डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण जो वेलोसिटी होती है डेंसर मीडियम में वो रेयर मीडियम से ज़्यादा होती है। ये कहा हमारे न्यूटन बाबा ने, ठीक है। क्योंकि रेयर मीडियम में कम पार्टिकल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इसलिए लाइट जब रेयर मीडियम में घुसती है तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है, और जब वो डेंसर मीडियम से ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। हालांकि आज हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि लाइट की वेलोसिटी वाटर में 1.33 होती है और लाइट की वेलोसिटी एयर में 3 होती है, मतलब इंटू 10⁸ तुम लगा लो अब, ठीक है। तो लाइट की वेलोसिटी एयर में वाटर से 2 गुना ज़्यादा होती है, जबकि वाटर कैसा है? डेंसर मीडियम है एयर के कंपैरिजन में, एयर तो रेयर मीडियम है, तो एयर में तो ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है ना, विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि भाई यहाँ पे न्यूटन कुछ तो गच कर रहे थे, ठीक है। अपनी छोटी मोटी थ्योरी बना के सबको बता तो रहे थे लेकिन कुछ तो गच कर रहे थे, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई डेंसर मीडियम में तो लाइट की वेलोसिटी कम आ रही है, तो ये तो न्यूटन ने हमें धोखा दिया है। न्यूटन ने ये भी बोला कि जो अलग अलग कलर्स आ रहे हैं लाइट के, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिफरेंट शेप साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और इंटेंसिटी भी। ऐसा किसने बोला? ऐसा न्यूटन ने बोला, ठीक है, कि भाई डिफरेंट कलर जो आते हैं लाइट के कारण वो ऐसा इसलिए आते हैं क्योंकि किसी का शेप ज़्यादा है, किसी का साइज ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पर पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो उसके कारण अलग अलग कॉर्पस्कल्स के कारण अलग अलग यहाँ पे कलर्स आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो यहाँ तक न्यूटन की बात सब लोग मान रहे थे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ कि भाई 1642 में न्यूटन का जन्म हुआ, उसके बाद ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद इंसानों के अंदर मॉडर्निटी आई, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, उसके बाद ठीक है आइंस्टीन आए, लाइट के बारे में पता चला, आइंस्टीन के कारण हमें एनर्जी वगैरह के बारे में पता चला, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला, बहुत सारी जगहों पर मैग्नेटिक के बारे में पता चला। ये सारी चीज़ें हमें अभी पता चले हुए सिर्फ 300 साल हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ, दुनिया शुरू हुए सिर्फ 300 साल हुए हैं और हालात ऐसा देख के लग रहा है कि अगले 300 साल में हालात बुरे हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में एकदम तबाही आ रही है, देख रहे हो आप लोग अगर, है ना। हालांकि मेरी चाहत जरूर है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि भाई अर्थ पे ऐसा क्या होगा जो मतलब आगे चल के मतलब अर्थ का एंड अप होगा, है ना। लेकिन अब मैं वही सोचता हूँ, जैसे देखो तुम लोग इस चीज़ पे गौर करो कभी कि मॉडर्नाइजेशन कितना तेजी से आया है, ठीक है। तुम लोग 1600 तक एक तरफ रख दो, ठीक है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर 1600 सदी तक, ठीक है, 16th सेंचुरी तक एक तरफ कर दो, 17th सेंचुरी तक एक तरफ कर दो, और उसके बाद 17th सेंचुरी के बाद वाला पार्ट देखो,
उसके बाद मतलब हमारे इंडिया में भी उसके बाद लिटरेसी रेट बढ़ने लगा है ना, लोग पढ़ने लगे। 1900 के बाद बेसिकली हमारे इंडिया में थोड़ा ज़्यादा बदलाव आया, इंडिपेंडेंस के बाद और भी ज़्यादा बदलाव आया, और आज देखो हम लोग कितने मॉडर्नाइज हो चुके हैं। देखो तुम लोग मोबाइल पे बैठ के लेक्चर देख रहे हो, और जहाँ तक मुझे लगता है हमने काफ़ी एक अच्छे लेवल को टच कर लिया है मॉडर्नाइजेशन में। अब इससे अच्छे लेवल पे हम क्या जाएंगे कि हमने एआई बना दिया है ना। तो कभी इस चीज़ पे सोचा करो कि भाई ऐसा क्यों है, मतलब। और बेसिकली ये भी सोचा करो कि भाई इंसानों की जो लाइफ थी वो बिल्कुल सेम थी 17वीं सेंचुरी तक, ठीक है। वो बेसिकली नॉर्मल वही कपड़े पहनते थे, वही खाना खाते थे, वही उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, ठीक है। कोई ज़िंदा हुआ कोई नहीं हुआ, ठीक है, मतलब बेसिकली मतलब किसी की डेथ हो गई तो नॉर्मल चलता था सब कुछ। आज के टाइम पे सबके अंदर एक होड़ है पैसा कमाने की, है ना। सब लोग दौड़ रहे हैं इस रेस में, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, सक्सेसफुल बनना है, किसी को फेम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। चलो बकवास नहीं करूँगा मैं मैंने कौन सा टॉपिक उठा दिया, ठीक है। बेसिकली कभी कभी सोचता हूँ मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे इस चीज़ को साझा करूँ। जब मैंने न्यूटन का डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ देखा तो भाई 1642 पता था मुझे खैर पहले से, लेकिन आज मैंने थोड़ा गौर किया कि यार बंदा अभी आया, ठीक है, अभी सब कुछ मॉडर्नाइजेशन वगैरह शुरू हुआ, और इतनी ही जल्दी मतलब तबाही वगैरह भी आने लगी, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो, चाहे वो एआई हो, ठीक है, अभी से ये सब भी शुरू हो गया। तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल हम पढ़ाई कर लेते हैं। अब अगले साइंटिस्ट आए हाइजीन्स। हालांकि हाइजीन्स पहले से ही थे, ठीक है, हाइजीन्स पहले से ही थे, लेकिन उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। सब लोग बोल रहे थे ये तो एवरेज स्टूडेंट है, इसको क्या ही पता होगा, टॉपर तो न्यूटन है, तो न्यूटन सब कुछ सही बताएगा, ठीक है। तो अब हाइजीन ने ये बोला कि ना, लाइट एक पार्टिकल नहीं है, ठीक है। हाइजीन ने बोला लाइट इज़ अ वेव। हाइजीन ने क्या बोला? हाइजीन ने बोला लाइट इज़ अ वेव, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन अ vibration of particles of medium, ठीक है। light is a wave which is produced due to vibration of the particle of the medium। मतलब पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं एक मीडियम में तो उसके कारण जो वेव प्रोड्यूस होती है तो उसी को हम लोग एक लाइट वेव बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि भाई लाइट रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, लाइट रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, ठीक है। तो लोग इसी समय इनके पीछे पड़ गए कि भैया अगर लाइट को मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए तो तुम ये बताओ, जब सन से अर्थ पे लाइट आती है तो उस दौरान तो कोई मीडियम होता नहीं, वो तो स्पेस है, वो तो वैक्यूम है, तो उस समय लाइट कैसे ट्रैवल करती है? उन्होंने बोला तुम गलत हो, इन वैक्यूम देयर इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम। इन्होंने बोला कि भैया ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसके थ्रू हमारी लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं हम लोग ईथर, कॉल्ड ईथर, थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, ये इन्होंने बोला, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये भी प्रूफ किया कि भाई जो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी होती है वो रेयर मीडियम से वेलोसिटी के कम होती है, ठीक है, ओके, समझ में आया। तो ये हमारे हाइजीन्स आए। बेसिकली हाइजीन्स उसी टाइम से थे, लेकिन उस समय उनकी बात पे कोई गौर नहीं कर रहा था। लेकिन जब न्यूटन की 3-4 थ्योरीज गलत हुई, वो वीडी लेस देन वीडी ग्रेटर देन वीआर वगैरह ये सब जब गलत हुआ तो उसके बाद हाइजीन्स की बातों पे सबका ध्यान गया। हालांकि हाइजीन भी देखो करेक्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि कोई हाइपोथेटिकल मीडियम नहीं होता, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो कोई मीडियम रिक्वायर नहीं करता है ट्रैवलिंग करने के लिए, है ना। बट हाइजीन ऐसा बोल रहे थे। तो बेसिकली हाइजीन ने क्या बोला कि लाइट एक वेव है जो कि प्रोड्यूस होती है मीडियम में वाइब्रेशन होने से। मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे मार्कर है, ये मार्कर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, अगर इस पार्टिकल के अंदर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा तो वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वैसे ही लाइट भी एक वेव है जो कि प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, ठीक है। लाइट इज अ वेव एंड वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस, ठीक है। और लाइट को जब ट्रेवल करना होता है, ठीक है, मतलब बेसिकली इन्होंने वेव के प्रोडक्शन का बताया कि वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, ठीक है। सो लाइट इज अ वेव एंड वेव इज प्रोड्यूस्ड, ऐसा, ठीक है। लाइट एक वेव है और वेव ऐसे प्रोड्यूस होता है, ये इन्होंने बोला। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि जब लाइट ट्रेवल करता है, जब एक लाइट ट्रेवल करता है तो वो एक मीडियम का रिक्वायरमेंट जरूर रखता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए। मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे पास कोई एक मीडियम नहीं होगा, मीडियम मतलब क्या होता है, कोई सोर्स, अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं होगा तो लाइट उस जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो लोगों ने बोला वैक्यूम में क्या, तो वैक्यूम में इन्होंने बोला एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है ईथर, ठीक है, उस ईथर के थ्रू लाइट ट्रेवल करके अर्थ पे आती है। बाद में इन्होंने ये बता दिया। तो बेसिकली इनकी थ्योरी में गड़बड़ तो थी, बहुत सारी गड़बड़ी थी। जैसे पहली गड़बड़ इनकी यही थी कि कोई हाइपोथेटिकल मीडियम नहीं होता, लाइट मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं करती है। लेकिन इनकी दो बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक कामयाबी ये थी कि इन्होंने प्रूफ कर दिया था कि लाइट एक वेव है और वेव ऐसे प्रोड्यूस होता है, और दूसरी बात इन्होंने ये प्रूफ कर दिया था। तो इसके कारण हाइजीन की बातों पे सबका ध्यान जाने लगा, ठीक है। तो उसके बाद शुरू हुआ हमारा वेव ऑप्टिक्स,
विद द हाइजीन्स प्रिंसिपल। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो हाइजीन प्रिंसिपल क्या है वो समझते हैं, उससे पहले हम ये समझेंगे कि लाइट रियलिटी में क्या है ना। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना कि न्यूटन ने क्या क्या प्रूफ किया था। उन्होंने प्रोपोगेशन प्रूफ किया था लाइट का, कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है, ठीक है। उन्होंने रिफ्लेक्शन भी प्रूफ किया था। रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ किया था मैंने बताया, इलास्टिक कोलिजन, है ना। और दूसरा उन्होंने रिफ्रैक्शन भी प्रूफ किया था। रिफ्रैक्शन कैसे प्रूफ किया था कि भाई जो यहाँ पे लाइट के जो डेंसर मीडियम या फिर रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब न्यूटन ने और क्या क्या कहा। न्यूटन ने कहा कि भैया जो लाइट है वो अपना रिफ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला रेयर और डेंसर मीडियम में कि भाई बेसिकली यहाँ पे देखो डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे लाइट के बहुत सारे पार्टिकल है। रेयर मीडियम है तो पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जब लाइट आती है तो होता क्या है, डेंसर मीडियम इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो लाइट के पार्टिकल्स को ये डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए लाइट यहाँ पे रिफ्रेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें भी रिफ्रेक्शन होगा बट काफ़ी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एक रेयर मीडियम है, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ न्यूटन ने यह भी बताया था कि इसके कारण जो वेलोसिटी होती है डेंसर मीडियम में लाइट की, वो रेयर मीडियम से ज़्यादा होती है। आप भी समझ ही सकते हो कि अगर तुम इस थ्योरी को ऐसे समझोगे, रिफ्रैक्शन को तुम ऐसे समझोगे कि भाई लाइट बेसिकली कॉर्पस्कल्स यहाँ से आए, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम ऐसा बोल सकते हो कि सन जो है, ठीक है, सन वो उसमें जो उससे जो लाइट आ रही है वो बेसिकली लाइट नहीं आ रही है, कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं। मतलब जो भी लाइट सोर्स है तुम्हारे पास वो क्या एमिट करता है, वो कॉर्पस्कल्स एमिट करता है। जैसे ये बल्ब है, सॉरी ये बल्ब है, ठीक है। तो इस बल्ब के अंदर से कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं, ऐसा न्यूटन का कहना था। ये सही नहीं है हालांकि। तो कॉर्पस्कल्स यहाँ पे आए, कॉर्पस्कल्स आने के बाद ये जो डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स हैं वो कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना होता है, ठीक है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बहुत ही तेजी से लाइट इससे पास होगी, तो इसीलिए डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, ऐसा न्यूटन का कहना था। हालांकि ये इक्वेशन गलत है। हमें पता है आज के टाइम पे कि जो VR है वो VD से बड़ा होता है। वेलोसिटी इन रेयर मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम से ज्यादा होती है। चलो रेयर मीडियम की और चर्चा अगर हम लोग करें तो लाइट बेसिकली जब इसमें आती है, ठीक है, तो ये क्योंकि एक रेयर मीडियम है तो इसमें पार्टिकल्स काफी कम है, और अगर पार्टिकल्स काफी कम है तो ये लाइट को ज्यादा रिफ्रेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ज्यादा रिफ्रेक्ट नहीं कर पाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो ऑब्वियसली इसमें वेलोसिटी कम रहेगी, ऐसा न्यूटन का कहना था। तो ये आया। हालांकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये गलत प्रूव हो गया कि भाई ऐसा तो नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि भाई ऐसा तो नहीं है, VR जो है वो तो ग्रेटर देन VD होता है ना। इसके अलावा न्यूटन ने, ठीक है, इसके अलावा न्यूटन ही कांट एक्सप्लेन डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसके अलावा न्यूटन डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये लाइट को पार्टिकल मान बैठे थे, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो किससे होंगे, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि लाइट को वेव मानने से होंगे, ठीक है। तो ये न्यूटन तो ये सब प्रूफ कर नहीं पाए, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे हाइजीन्स थे, ठीक है, हाइजीन्स थे, उनके ऊपर लोगों का ध्यान गया। तो ये पहले भी हाइजीन्स बोल रहे थे कि भाई ये न्यूटन तुम्हें उल्लू बना रहा है, न्यूटन तुम्हें गलत बता रहा है, बेसिकली लाइट एक वेव है, ठीक है। हाइजीन्स पहले से बोल रहे थे कि लाइट एक वेव है, ठीक है, बट कोई सुन नहीं रहा था। क्यों नहीं सुन रहा था, क्योंकि भाई टॉपर के ही सुनते हैं सब। जैसे आपके क्लास में कोई एक टॉपर है, एक एवरेज स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली टॉपर जो बोलेगा वही सुनोगे आप, गलत ही क्यों ना बोले। एवरेज कभी सही भी बोलेगा तो भी तुम नहीं सुनोगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम गलत बोलता है वो, है ना। तो बेसिकली न्यूटन की बातों को ज़्यादा गौर किया जाता था, लेकिन जब उन्होंने वो VD ग्रेटर देन VR बोल दिया और वो डायफ्रैक्शन पोलराइजेशन जैसे कंसेप्ट नहीं समझा पाए, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये प्रूफ हुआ कि भैया जो VR होता है वो VD से बड़ा होता है, तब सबका ध्यान गया हाइजीन की तरफ। अब हाइजीन ने क्या बोला, हाइजीन ने कुछ कुछ बातें की, इसके बाद इन्होंने लॉन्च किया अपना हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग इनकी कुछ कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। इन्होंने ये बोला कि देखो लौट आए ना तुम लोग, तो बेसिकली लाइट जो होती है ना वो एक मैकेनिकल वेव होती है। किसने बोला, ये बोला हमारे हाइजीन्स ने, ठीक है, कि जो लाइट होती है वो होती है एक मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव मतलब ऐसी वेव जो कि एक मीडियम की रिक्वायरमेंट करे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बोला इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला हमारे हाइजीन्स ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करके दे दिया, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड होता है, तो इनका कुछ 336 ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो बेसिकली इससे इनका जो आंसर था वो मतलब बेसिकली करेक्ट आ गया। तो आंसर अगर करेक्ट आ गया तो ऑब्वियसली इनकी बात पे सब लोग भरोसा कर ही लेंगे। तो लोगों ने बट ये पूछा कि भाई अगर लाइट जो है वो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट करती है ट्रैवल करने के लिए, तो वो सन से अर्थ पे कैसे आती है। तो इन्होंने बोला कि भाई जहाँ पे वैक्यूम है, इन वैक्यूम, ठीक है, जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है, देयर इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम, ठीक है, हाइपोथेटिकल मीडियम विच इज कॉल्ड ईथर।
इन्होंने बोला एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईथर, और इसी ईथर के थ्रू लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, तो लोगों ने बोला तो ईथर कहाँ कहाँ मौजूद है, इन्होंने बोला ईथर हर जगह मौजूद है। ठीक है, ईथर इज स्प्रेड एवरीवेयर। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि अगर मान लो तो वो हर जगह है, ना मानो तो वो नहीं है ना। तो बेसिकली लोगों को बोला कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है, ठीक है, वैक्यूम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो ईथर जो है वो हर जगह पर मौजूद है, मेरे बाजू में मौजूद है, इधर मौजूद है, उधर मौजूद है, और इसके थ्रू ही ये जो लाइट है वो ट्रेवल करके आ रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी प्रूफ किया जो वेलोसिटी होती है रेयर मीडियम में वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम से ज़्यादा होती है। हमें पता है ना कि भाई एयर में 3 होती है, 3 × 10⁸, और वाटर में 1.33, तो एयर का स्पीड ज़्यादा बड़ा है ना। तो ये हाइजेंस ने बोला। ओके, तो बेसिकली लोगों को इनकी बातों पे भरोसा हुआ, लेकिन वो इनकी इस वाली थ्योरी पे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये ईथर क्या होता है, हाइपोथेटिकल मीडियम क्या होता है, जबरदस्ती कुछ भी मीडियम ले आओगे तुम। तो फिर हाइजीन ने बोला रुको ज़रा सब्र करो। तो हाइजीन ने फिर प्रूफ कर दी 5 चीज़ें। पहली चीज़ इन्होंने प्रूफ कर दिया स्ट्रेट ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, स्ट्रेट प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट सीधे ही क्यों ट्रेवल करती है वो इन्होंने प्रूफ कर दिया। दूसरी चीज़ इन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तीसरी चीज़ इन्होंने रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज जो थे इनके वो इन्होंने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, लॉज तो समझते हो ना, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्रेक्टेड एंगल, और रिफ्रैक्शन का कौन सा लॉ है, वो स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, वो इन्होंने प्रूफ कर दिया। चौथी चीज़ इन्होंने इंटरफेरेंस प्रूफ कर दिया। इंटरफेरेंस क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में। पांचवी चीज़ इन्होंने प्रूफ कर दिया डायफ्रैक्शन। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें अगर बंदा प्रूफ कर देगा तो ऑब्वियसली सबको भरोसा हो ही जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों का उन्होंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, तो इसके बाद लोगों को भरोसा होने लगा। लेकिन वो पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट अभी भी नहीं समझा पाए। ठीक है, पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट वो नहीं समझा पाए। तो ठीक है, बट इतनी चीज़ें तो समझा दी, तो उसके बाद हाइजीन का थोड़ा नाम हुआ और लोगों को इन पे थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग देखते हैं हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या होता है। बट हाइजीन्स प्रिंसिपल पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा लाइट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लाइट रियलिटी में क्या है। जैसा न्यूटन बोल रहे हैं, न्यूटन पूरी तरीके से तो गलत नहीं है और हाइजीन्स पूरी तरीके से सही भी नहीं है। तो लाइट बेसिकली एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। ये आपको समझ में आएगा चैप्टर नंबर 14 में, डुअल नेचर में। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है कि भाई लाइट जो है बेसिकली उसके अंदर दोनों नेचर है। ठीक है, कुछ फिनोमेना में जो उसका पार्टिकल नेचर है वो डोमिनेट कर जाता है, और कुछ फिनोमेना में जो उसका वेव नेचर है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, आज के टाइम पे तो हमें पता है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव नहीं है। ठीक है, अब ये रियल थ्योरी है, ये अपनी थ्योरी है। ठीक है, चैंपियंस थ्योरी है। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आज के टाइम पे हमें पता है। ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये महान एग्जाम्पल तो सबको याद होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली तुम E क्रॉस B करोगे। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा तुम्हें, इससे तुम्हें मिलेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब लाइट के ट्रेवलिंग का डायरेक्शन। ठीक है, तो E क्रॉस B करोगे तो लाइट के ट्रेवलिंग का डायरेक्शन सीधा आता है। ठीक है, तो इस तरफ हमारी लाइट जो है वो ट्रेवलिंग करती है। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है और लाइट ऐसे सामने जाती है ना। तो यहाँ पे होता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, समझ रहे हो ना। तो ये कंसेप्ट है। ओके, अब आप लोगों को पता है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम का मोहताज नहीं है। ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, इसका मतलब ईथर वगैरह जैसी कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, ऐसा माना गया है। ठीक है, ओके। अब जो वेलोसिटी है लाइट का वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, अगर किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे तुम बात करो वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऐसा फॉर्मूला होता है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट को तुम डिवाइड कर दोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाता है। अरे ये 10वीं में पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में, 10वीं में छठे चैप्टर में पढ़ा था ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ऐसा होता है ना। तो ये भी इन्होंने बोला। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई लाइट जो होती है वो, मतलब बेसिकली किसी ने नहीं बोला, ये तो हमारी थ्योरी है ना। तो ये बेसिकली लाइट के बारे में रियल थ्योरी है। इसके बाद बेसिक 2 चीज़ें हैं, जान लो। एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स क्या होता है ये मैं बता दूं एक बार, उसके बाद मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, दैट इज हाइजीन्स प्रिंसिपल। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी सोर्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स। ठीक है,
तो प्राइमरी सोर्स का मतलब बेसिकली यही होता है कि भाई वो सोर्सेज जो कि लाइट अपने आप से एमिट करते हैं, ठीक है, सोर्सेज विच एमिट लाइट बाय देयर ओन, सोर्सेज विच एमिट लाइट बाय देयर ओन, ठीक है, मतलब अपने आप से ही वो लाइट एमिट कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका क्या है, सन, ठीक है, सन क्या करता है, खुद से ही लाइट एमिट करता है, उसमें कुछ और उसको मतलब लाइट देने नहीं आता है ना। और स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, ये सारे प्राइमरी सोर्सेज हो गए, क्योंकि ये खुद से लाइट एमिट करते हैं, है ना। अब लाइट एमिट करने का भी कई सारा तरीका हो सकता है। पहला तरीका हो सकता है हीट, ठीक है, ड्यू टू हीट। दूसरा हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हीट के कारण कौन करता है, हीट के कारण हमारा सन करता है ना। दूसरा इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जैसे बल्ब हो गया, एलईडीज हो गई, ये सब, है ना। तीसरा ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण, है ना, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा एग्जांपल हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण लाइट एमिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कारण लाइट एमिट कर सकते हैं, हीट के कारण लाइट एमिट कर सकते हैं, लेकिन जो भी लाइट एमिट करेंगे ये अपने खुद से करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। नाउ कम्स द सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, द सोर्सेज विच receive light from some other source, ठीक है, the sources which receive light from some other source and either reflect or scatter, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, देख जैसे आपका एक शीशा है, तो शीशा एक लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप एक लाइट फेंकोगे तो ऑब्वियसली उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आप शीशे से भी उजाला कर सकते हैं। जैसे आपने कभी आजमाया हो, तो जब शीशे को आप धूप के सामने रखते हो तो शीशे से एक रिफ्लेक्शन गिर के ऐसा एक बड़ा सा पैच होता है ना, लाइट का, जो कि जाता है सामने। तो ये चीज़ आपने कभी की हो या नहीं की हो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मतलब मेरे साथ कई बार हुआ है कि मतलब बचपन में कभी मैं शीशा लिया रहता था, ठीक है, अब तो शीशा देखता नहीं हूँ, क्यों, कैमरा देखता हूँ ना तो शीशा जैसे बचपन में लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस पर जब धूप पड़ती थी, ठीक है, तो धूप जब पड़ती थी उस पर सुबह के टाइम या फिर दोपहर के टाइम, तो वो धूप के कारण जो शीशे पे लाइट आती थी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर सामने जाती थी। तो मैं बोलता था अरे मम्मी देखो शीशे की परछाई आ रही है ठीक है, तो उसको घुमा घुमा के हम लोग कहीं भी ले जा सकते थे, तो हर जगह वो उजाला करता था। तो बेसिकली वो एक सेकेंडरी सोर्स हो गया, क्योंकि वो दूसरे सोर्सेज से लाइट रिसीव कर रहा है और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्कैटर करना भी हो सकता है, स्कैटर करना मतलब बेसिकली उसको स्कैटर कर देना, फैला देना लाइट को, है ना, ये भी हो सकता है एक सोर्स। तो ये था हमारा प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, क्लियर। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो हाइजीन्स प्रिंसिपल पूरा का पूरा बेस्ड है वेव फ्रंट पे, तो समझना जरूरी है कि भाई वेव फ्रंट क्या होता है ना। सो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट बेसिकली एक लोकस है। लोकस मतलब क्या होता है, लोकस मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स है तुम्हारे पास, अगर उन पॉइंट्स को तुम ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो उनसे जो भी बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस। सो इट इज द लोकस ऑफ all the points of a medium, all the points of a medium which are vibrating in a same phase। बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को वेव फ्रंट समझा दूंगा, टेंशन मत लो। all the points of a medium, it is the locus of all the points of a medium which are vibrating in a same phase, ठीक है। आप लोगों को मैं इसको विजुलाइज भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। वेव फ्रंट में देखो वर्ड में क्या छुपा हुआ है, ठीक है, वेव फ्रंट वर्ड में क्या छुपा हुआ है, वर्ड में छुपा हुआ है वेव और फ्रंट, है ना। तो मतलब वेव के फ्रंट, ठीक है, वेव के फ्रंट में क्या मौजूद है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जैसे आपकी कोई वेव है यहाँ से निकली, इस वेव के आगे ये क्या मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। फिलहाल समझाने की कोशिश करता हूँ, डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे आपके पास कोई एक मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, आपके पास एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है। फेज वगैरह तो पता है ना आपको, आई होप आप लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव और ऑसिलेशन पढ़ के आए हो, तो आपको पता होगा वाई का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। इसमें जो ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है यही हमारा क्या होता है, फेज होता है ना। तो बेसिकली ये जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ये क्या कर रहा होगा, लाइट एमिट कर रहा होगा, मतलब वेव एमिट कर रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर तरफ अपने चारों तरफ क्या कर रहा होगा, वेव एमिट कर रहा होगा। अब इन वेव्स का वो पॉइंट पकड़ना है तुम्हें जिनका फेज सेम हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू T1,
टाइम t इज इक्वल टू t1 पर मान लो ये वेव का जो पॉइंट है वो यहाँ पर x डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट का यहाँ पर x डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट यहाँ पर x डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी यहाँ पर x डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी यहाँ पर x डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट भी यहाँ पर x डिस्टेंस पर है एट टाइम बराबर t1। तो यहाँ पे सभी का फेज जो है वो सेम होगा और कितना होगा, सभी का फेज यहाँ पे होगा ओमेगा t1 प्लस kx। क्या सारे पॉइंट्स का यहाँ पे फेज सेम होगा? सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। हमने क्या किया, हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो हमने जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें मिला एक सर्कल नहीं रे, स्फीयर। तो बेसिकली पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का जो वेव फ्रंट होता है वो एक स्फीयर होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, मान लो आपके पास एक छोटी सी जो आती है ना वो बल्ब, मतलब उसके पीछे 2 पिन रहता है और छोटी सी पतली सी बल्ब होती है, देखो ऐसी कुछ होती है, इसके पीछे ऐसा 2 पिन निकला होता है ना। ऐसी लाइट आपने देखी होगी, छोटी सी पिन होती है, ऐसा मतलब गणपति वगैरह के टाइम में लेकर आते हैं उसको ऐसा सजाने के लिए, है ना। तो वो जो आप लोगों ने देखा होगा, तो बेसिकली उसमें आपने ये देखा होगा कि भाई उससे जब लाइट जलती है, तो बेसिकली उजाला ऐसे होता है, उजाला ऐसे होता है। ठीक है, तो उसको 3D में अगर अज्यूम करोगे तो वो एक स्फीयर दिखेगा। ये तो मैंने 2D में बनाया है, लेकिन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही है, मान लो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तुम्हारे पास, इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो, तुम्हारे पास मान लो कोई कंचा है, कोई मार्बल है। ठीक है, उस मार्बल से तुम क्या कर रहे हो, लाइट एमिट कर रहे हो। तो इस मार्बल से जब लाइट निकलेगी तो चारों तरफ निकलेगी, चारों तरफ इस मार्बल से लाइट निकलेगी। ठीक है, अब ये जो लाइट्स निकल रही है, इन वेव्स का मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा पॉइंट पकड़ता हूँ जहां पे सभी का फेज जो है वो सेम आए। तो मैंने मान लिया कि भैया पॉइंट x डिस्टेंस दूर है यहाँ पे, तो x डिस्टेंस दूर है तो सभी का फेज यहाँ पे सेम होगा और कितना होगा, ओमेगा t1 प्लस kx, क्योंकि मैं टाइम t बराबर t1 पर बात कर रहा हूँ और डिस्टेंस x मैंने पकड़ ली। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो आप रियलिटी में ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, उससे वेव्स यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, सारे पॉइंट्स को पकड़ा और सारे पॉइंट्स को तुमने ज्वाइन किया। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो एक सर्कल नहीं, एक स्फीयर बन रहा है 3D में अज्यूम करो तो। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो ये वेव फ्रंट बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। ये जो शेप बना इन सारे पॉइंट्स के कारण, उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, एक स्फीयर होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन पर वापस आते हैं। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज। मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी का क्या ले लो तुम, लोकस ले लो। तो ये सारे पॉइंट्स का लोकस जब लोगे, मतलब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने पे यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्लियर, समझ में आ गया वेव फ्रंट क्या होता है। चलो, तो वेव फ्रंट वाला अगर आपका पॉइंट क्लियर हो गया तो वेव फ्रंट के बारे में हम लोग 2-3 चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि भाई जो डायरेक्शन होता है वेव के प्रोपोगेशन का, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, कभी भी आप लोगों को अगर प्रोपोगेशन देखना है किसी भी लाइट का, ठीक है, तो तुम क्या करो, उसका वेव फ्रंट बनाओ। और वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाता हूं अभी। ठीक है, तो तुम क्या करो, उसका वेव फ्रंट ड्रॉ करो और उसके वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर तुम उस लाइट को प्रोपोगेट करा दो। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो यहाँ पे लाइट देखो जो जा रही है, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, देखो एंगल 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, देखो हर जगह। ठीक है, कुछ लोग महान लोग बोलेंगे यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ये तो आगे जाके मुड़ गई है। अब तो आगे जाके मुड़ गई है तो वहाँ पे एक नया वेव फ्रंट बनेगा ना। इस पॉइंट का वेव फ्रंट ये है, यहाँ पे एक और पॉइंट x होगा, उसका नया वेव फ्रंट होगा, यहाँ पे नया वेव फ्रंट होगा, यहाँ पे नया वेव फ्रंट होगा, नया वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर ही आएगा। मतलब इस पॉइंट के हिसाब से अगर तुम देखो तो बेसिकली ये वाली लाइन इस पॉइंट के हिसाब से क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है। अगर तुम यहाँ पे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाओ, ठीक है, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ही तो आएगी, है ना। चलो मैंने थोड़ा गलत बना दिया यहाँ पे, लेकिन इमेजिन कर पा रहे हो आई होप, है ना। तो बेसिकली जो वेव फ्रंट होता है उसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें अगर वेव फ्रंट पता है तो तुम उसका प्रोपगेशन बना सकते हो। क्लियर। चलो अब 2-3 वेव फ्रंट मैं लिख देता हूँ जो आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, 2-3 वेव फ्रंट मैं लिख देता हूँ जो कि आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स लिखते चलो अपनी बुक में, कुछ भी मिस मत करो क्योंकि सारी की सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, देखो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए वेव फ्रंट जो होता है वो मैंने बता दिया आपको, स्फेरिकल होता है और कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है कि भाई अगर पॉइंट सोर्स हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उससे बनता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, सोर्स अगर रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ठीक है, सोर्स अगर इन्फिनिटी पे रख दिया तो उससे बनता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट मतलब कैसे बताता हूँ, देखो
मान लो सोर्स कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, सोर्स का आ रहा है कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, ये देखो तुम्हारे सामने सोर्स यहाँ पे आ रहा है इन्फिनिटी से, ठीक है, इसका तुम्हें वेव फ्रंट बनाना है। तो तुम्हें पता है कि अगर ये प्रोपोगेट ऐसे कर रहा है तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ से मैं बना देता हूँ इसका वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक प्लेन हो गया ना, बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया ना। तो इसीलिए सोर्स अगर इन्फिनिटी पर रहता है तो उसके लिए बनता है प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि हमें उसका इनिशियल पॉइंट तो पता नहीं है ना। अब बात करते हैं लीनियर सोर्स ऑफ लाइट की। तीसरा है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के लिए बनता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये कैसे, मतलब बेसिकली समझ लो तुम्हारे पास एक ट्यूब लाइट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एक ट्यूब लाइट है, ठीक है। अब ट्यूब लाइट में यहाँ पे रोशनी आएगी, ठीक है, चारों तरफ से आएगी। अब कुछ मान लोग बोल रहे ट्यूब लाइट में तो सिर्फ आगे की तरफ रोशनी आती है ना। ट्यूब लाइट एक रॉड होती है, वो एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर चारों तरफ से उजाला जाता है, ठीक है। तो अगर ये ट्यूब लाइट है तो इसमें से उजाला इस तरफ भी आएगा, 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 इस तरफ भी जाएगा, 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 इस तरफ भी आएगा, ठीक है, पीछे की तरफ भी आएगा और अंदर की तरफ भी जाएगा। मतलब बेसिकली मान लो ये तुम्हारी एक ट्यूब लाइट है, तो इस ट्यूब लाइट से यहाँ से भी रोशनी आ रही है, यहाँ से भी वेव आ रही है और यहाँ से भी वेव आ रही है, यहाँ भी वेव आ रही है और वहाँ भी वेव जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट एक्स पकड़ता हूँ, इमेजिन करो, इस मार्कर को देखो और तुम इमेजिन करो कि एक ट्यूब लाइट है और इससे तुम लोग देखने की कोशिश करो कि ये कौन कौन सी तरफ लाइट आ रही है। एक तुम्हारी तरफ जा रही है, एक अंदर की तरफ जा रही है, एक उस तरफ जा रही है और एक मेरे तरफ आ रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट एक्स बनाता हूँ हर जगह पे, यहाँ पे पॉइंट एक्स बनाया, 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 इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा तो एक सर्कल बना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एक पॉइंट एक्स होगा, यहाँ से भी एक सर्कल बनेगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट एक्स 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 मैंने जोड़ा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं पॉइंट्स, उनको जब मैंने जोड़ा तो इसके अबाउट जब मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो इस लाइट का जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो इससे बनता है एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखो ना, इसके पीछे भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स, ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पकड़ने हैं तुम्हें यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई ऊपर का ये पॉइंट पकड़ लिया, ये पॉइंट पकड़ लिया तो सर्कुलर वेव फ्रंट बन गया ना, सारे पॉइंट पकड़ने हैं तुम्हें उस वेव के, ठीक है। तो वेव फ्रंट बेसिकली एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, बट इस वेव फ्रंट से आप रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हो, रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव कर सकते हो। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इन सभी को जब आप ज्वाइन करोगे, इन सभी को जब आप ज्वाइन करोगे तो एक सिलेंडर ही तो बनेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ इस तरफ और इस तरफ दिख रहा है, रियलिटी में उधर भी है और इधर भी है, मतलब बाहर की तरफ भी है, अंदर की तरफ भी है। तो उन सारे पॉइंट्स को जब तुम ज्वाइन करोगे तो एक सिलेंडर ही तो बनेगा। अरे मान लो ये ट्यूब लाइट है, इस ट्यूब लाइट से वेव निकल रही है, ठीक है, तो इस वेव का वेव फ्रंट कैसा होगा, मतलब वेव के फ्रंट, तो वेव का फ्रंट देखने की कोशिश करो, इस लाइट का वेव फ्रंट ऐसा होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल। ऐसा भी समझ सकते हो तुम कि उस लाइट का कवरिंग कैसा होगा, ठीक है, उस लाइट को एक हाइपोथेटिकल चीज अगर कवर करेगी तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो कवरिंग होगा वो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल ही होगा, क्योंकि ये खुद सिलेंड्रिकल है, ठीक है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। और इसको भी समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे पास छोटी सी मार्बल है, उस मार्बल को अगर तुम कवर करोगे तो ऑब्वियसली स्फीयर बनेगा, ऐसा भी समझ सकते हो। लेकिन फिलहाल फील आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे होता है। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज वेवलेट, ठीक है, वेवलेट क्या होता है। चलो उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। मतलब क्या होता है, मतलब बेसिकली ये जो वेव फ्रंट बना इन पॉइंट्स से, तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से इस वेव फ्रंट का फ्रंट बनता है, ठीक है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से इस वेव फ्रंट का फ्रंट बनता है, वेव फ्रंट का वेव फ्रंट बनता है। तो इस वेव फ्रंट के वेव फ्रंट को हम बोलते हैं वेवलेट। बताता हूं, देखो, चलिए, तो यहाँ पे देखो, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच एमिट देयर ओन वेवलेट, ठीक है। मतलब बेसिकली जो तुमने वेव फ्रंट बनाया, उस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट है, ठीक है, वो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करता है, जिससे एक नया वेव फ्रंट बनता है और उस वेव फ्रंट को हम बोलते हैं वेवलेट, ठीक है। मतलब छोटा वेव फ्रंट कह सकते हो, छोटा वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे मतलब देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पे लाइट निकली, यहाँ पे लाइट निकली, यहाँ पे लाइट निकली, यहाँ पे लाइट निकली, ये सब हुआ, तो यहाँ पे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, ये भी तुमने देखा, ठीक है। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेंगे, मतलब इनसे जो डिस्टर्बेंस होगा उनसे एक नया वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स से जो नया वेव फ्रंट बनेगा उनको हम क्या बोलेंगे, वेवलेट बोलेंगे, ठीक है। हालांकि इनका जो अगला वेव फ्रंट बनेगा वो अलग है, और ये जो वेवलेट हम लोग बना रहे हैं ये चीज अलग है, ठीक है। वो जो वेव फ्रंट बनेगा वो बेसिकली इसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के कारण बनता जाएगा, ठीक है। हालांकि उसको हम लोग इस वेवलेट से भी बना सकते हैं, लेकिन देखो फिलहाल ये जो पॉइंट्स है इस वेव फ्रंट पे, इनसे जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट होगा उसके कारण, जो इन पॉइंट्स के कारण जो वेवलेट बनेगा, यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा उसको हम वेवलेट बोलेंगे। वेवलेट इज नथिंग बट छोटा वेव फ्रंट कह सकते हो, ठीक है।
जैसे इस पॉइंट का वेव फ्रंट यहाँ बनेगा, ठीक है। अच्छा वेव फ्रंट बनाते कैसे हैं, अगर आप लोगों को पता है कि भाई वेव फ्रंट पर जो पॉइंट है और वहां से तुम्हें कोई वेवलेट या फिर वेव फ्रंट बनाना है, तो तुम क्या करोगे, उस वेवलेट से एक आर्क मारोगे और उस पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, सिंपल, ठीक है। तो तुमने क्या किया, सारे पॉइंट से आर्क मारा, आर्क मारा, आर्क मारा, आर्क मारा, आर्क मारा, आर्क मारा, तो कॉमन टेंजेंट तुम ड्रॉ करते गए। कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते 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 क्या हुआ कि एक नया स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के कारण यहाँ पर जो ये छोटा सा वेव फ्रंट बना था, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेवलेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेट। और ये जो पूरा का पूरा बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, नया वेव फ्रंट, ठीक है। तो कभी भी अगर तुम लोगों को मतलब बेसिकली न्यू वेव फ्रंट बनाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम वेवलेट पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक सेकेंडरी वेवलेट पे क्या करोगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। वेवलेट पर क्या करोगे, तुम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उस कॉमन टेंजेंट को तुम ज्वाइन कर लोगे, तो उससे क्रिएट हो जाएगा तुम्हारा न्यू वेव फ्रंट। लेकिन ये जो एक वेव फ्रंट यहाँ पे बना है इस पॉइंट के कारण, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, फील आ रहा है ना। वेवलेट मतलब क्या, छोटा वेव फ्रंट कह सकते हो ऐसा, ठीक है, सिंपल। तो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस व्हिच एमिट देयर ओन वेवलेट्स। हर एक पॉइंट्स यहाँ पे अपना खुद का एक वेव फ्रंट एमिट करता है, लेकिन उसको हम लोग वेव फ्रंट तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स होता है वो। लेकिन यहाँ पे सिंगल पॉइंट से बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट से जो वेव फ्रंट बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेट बोलेंगे। वेवलेट मतलब वेव फ्रंट का छोटा भाई या फिर छोटा वेव फ्रंट इज कॉल्ड वेवलेट, ठीक है। तो अगर तुम सारे वेवलेट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं मेरे भाई, अरे यार सिंपल सी चीज है। तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से यहाँ पे क्या हुआ, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। स्फेरिकल वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के कारण जो यहाँ पे एक नया वेव फ्रंट बना, छोटा सा ये जो आर्क बना, इसी आर्क को हम बोलते हैं वेवलेट। इस पॉइंट के भी कारण एक वेवलेट बना, इस पॉइंट के कारण एक वेवलेट बना, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वेवलेट बने। बेब्लेड कौन बोल रहा है, बेब्लेड खत्म हो गया यार, पोकेमॉन देखो वो भी खत्म हो गया। तो इन सारे वेवलेट्स को अगर तुम ज्वाइन कर दोगे इनके कॉमन टेंजेंट से, तो उससे बन जाएगा नया वेव फ्रंट। क्लियर, फ्रंट नहीं, न्यू वेव फ्रंट। समझ में आया या नहीं मेरे भाई। एक पॉइंट के कारण यहाँ पे जो वेव फ्रंट बना, एक पॉइंट के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलते हैं। क्योंकि उसको वेव फ्रंट बोल नहीं सकते, क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स होता है ना, समझा। चलो तो आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, है ना, ठीक है। क्लियर हो गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना, काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अगर तुम्हें कोई नया वेव फ्रंट बनाना है तो तुम वो वाला वेव फ्रंट कैसे बना सकते हो, अभी मैंने बताया, मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। वेवलेट की मदद से तुम नया वेव फ्रंट कैसे बना सकते हो। देखो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स के कारण यहाँ पे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना है, ठीक है। इस पॉइंट सोर्स के कारण यहाँ पे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें जैसे आगे का पार्ट नहीं पता है आगे क्या हो रहा है, ठीक है, आगे तुम्हें पता ही नहीं है वेव कहाँ प्रोपगेट कर रही है, जो भी है, ठीक है, वो सब तुम्हें नहीं पता है। तो तुम्हें ये तो पता है कि इस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस वेव फ्रंट पे क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन वेव फ्रंट से क्या करोगे, तुम एक वेवलेट बनाओगे, ठीक है। इनसे क्या बनाओगे, एक वेवलेट बनाओगे। वेवलेट कैसे बनाते हैं, उस पॉइंट पे अपना राउंडर रख के एक आर्क मारो। तो इस पॉइंट पे रख के जब एक आर्क मारोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे रख के आर्क मारोगे ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे आर्क मारोगे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारा आर्क यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बहुत सारा आर्क आएगा, तो ये बेसिकली क्या है, आपके वेव फ्रंट्स है। अब क्या करो, अब इन वेव फ्रंट्स पे तुम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी थी इस वेव की, वो थी v, ठीक है। और आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू t1 टाइम पे ये वेव मान लो यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू t1 पे ये वेव यहाँ पर पहुँच गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, v_t1 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो v_t1 डिस्टेंस कवर करके ये आगे गई होगी, ये भी आगे गई होगी, ये भी आगे गई होगी। तो इनसे क्या किया तुमने, बेसिकली नया नया वेवलेट बनाया, ठीक है। अब क्या करो, तो अब तुम इन सारे वेवलेट्स को ज्वाइन कर दो विद देयर कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो इन दोनों पर कॉमन टेंजेंट ऐसे, इन दोनों पर कॉमन टेंजेंट ऐसे, ऐसे 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 तुम जब इन सभी पर कॉमन टेंजेंट बना दोगे, तो कॉमन टेंजेंट बनाने के बाद ये जो नई चीज़ तुम्हें मिली, इसको हम लोग बोलेंगे न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। सो जो कॉमन टेंजेंट तुमने ड्रॉ किया सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स पे, ठीक है, मतलब सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट से जो तुमने v_t1 आर्क मारा था, उसके ऊपर जो तुमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, उससे क्या मिला तुम्हें, वेव फ्रंट मिला, ठीक है। द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स या ऑन वेवलेट्स, ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे,
गिव्स यू द न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, इससे क्या मिलेगा तुम्हें, इससे नया वेव फ्रंट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने में। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ये दो लॉज है रिफ्लेक्शन के, आप लोग जानते होंगे। एक होता है हमारा एंगल आई इज इक्वल्स टू आई आर, सॉरी एंगल आई इक्वल टू आर। ठीक है, क्या मतलब, मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का हैंग आउट अभी खत्म नहीं हुआ। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल कहाँ पर होते हैं ये किसी को पता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, मान लो यहाँ से रे आई और यहाँ से रे गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें कहाँ आएगा बताओ? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका अगर नॉर्मल है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ, अगर ये आपका नॉर्मल है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली आई इज इक्वल्स टू आर ऐसे होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से मेजर करते हैं इंसिडेंट रे का। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ये। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं। ये हमारा दूसरा लॉ है। तो हम लोग दोनों लॉ को हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देखते हैं ना। चलो, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सरफेस है। अच्छा, इसको मेरे साथ करना, क्योंकि अगर इसको बाद में करने जाओगे ना तो कर नहीं पाओगे। मतलब डायग्राम जो है इसका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो जब बाद में आप लोग फोटो देखोगे या स्क्रीनशॉट लेके अभी रख के बाद में देखोगे तो आपको कुछ उसमें समझेगा नहीं कि भाई इसमें कहाँ पे क्या कर दिया है ना। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको मेरे साथ करें। हम मान लेते हैं यहाँ से दो रे इंसिडेंट हो रही है, एक रे यहाँ पर आई। ठीक है, एक रे यहाँ पर आई, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और एक रे यहाँ से भी आई, इसको हम बोलते हैं दूसरी इंसिडेंट रे। ठीक है, दो रेज यहाँ पे आई, हमने इनको मान लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इस इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट। तो अगर इस इंसिडेंट रे का मुझे वेव फ्रंट बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना आर्क रख के, राउंड रख के यहाँ पे एक आर्क मार लूँगा। ठीक है, मैं जब यहाँ पे एक आर्क मारूंगा तो उससे परपेंडिकुलर इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा एक नया वेव फ्रंट। ठीक है, इस इंसिडेंट रे का मुझे क्या करना है, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाना है। अगर इसको मैं पॉइंट ए दूँ, इसको एक पॉइंट बी दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, कैसे प्रूफ कर रहे हैं देखो ध्यान से। मुझे क्या करना है, मुझे इस इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट बनाना है, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल ही पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है। तो अगर मुझे इसका वेव फ्रंट बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, इस इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देनी होगी, क्योंकि जो वेव फ्रंट होता है वो रे के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। आपको पता है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है ना। तो अगर मुझे इस इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट बनाना है तो इससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो। तो ये लाइन क्या है, सिर्फ इसके ही परपेंडिकुलर होगी ना, वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये बन गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, है ना। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ये रे यहाँ पे गिरी, अब यहाँ से गिर के ये कितना दूर तक जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो ये रे यहाँ पे गिरी और ये ऐसे ट्रेवल करना शुरू की। ठीक है, ऐसे ट्रेवल करना शुरू की। अब हम बात करते हैं टाइम टी पर कहाँ पर ये वेव पहुँची होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने दूसरी वेव गिराई है ये बेसिकली इंसिडेंट रे है, और ये जो हमने भेजी है ये कौन सी रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं भाई, रिफ्लेक्शन में नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट बनाना है। तो इस रिफ्लेक्टेड रे का मैं वेव फ्रंट कैसे बना सकता हूँ बताओ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना आर्क रखता हूँ, यहाँ पे एक आर्क मारता हूँ, आर्क मार के उससे परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ, तो उससे क्या बन जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, है ना। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्क मारते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना उंगली रख के एक आर्क मारा, तो यहाँ पे ये आर्क आया। ठीक है, यहाँ से जब मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करूँगा तो वो यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, और ख़ास बात क्या होगी कि ये इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा वेव फ्रंट। अब ये जो दूसरी लाइट आई है, ये जो दूसरी लाइट आई है ये कैसे जाएगी, ये जाएगी ऐसे। क्लियर। चलो, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। इतना आसान है, तो आप क्यों बोल रहे थे साथ में बनाते चलो, दिक्कत होगी। अरे बताता हूँ यार, अभी पूरा तो करने दो। अच्छा, अब देखो ये जो दूसरी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया है कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो दूसरी वाली इंसिडेंट रे है, दोनों की जो स्पीड है वो v है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्पीड जो माना है, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव, हमने क्या माना है, वेव की स्पीड को यहाँ पे हमने माना है इनको v। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एट टाइम t पर। ठीक है, टाइम t पर क्या होगा कि बेसिकली टाइम t पर ये v यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस vt ट्रेवल कर चुका होगा।
टाइम टी पर ये वेव यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वी टी ट्रेवल कर चुका होगा, इसको मान लो ये है सी डी, ठीक है, तो वी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो इसी वी टी डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क मारेंगे, इसी वी टी डिस्टेंस पर हम यहाँ से एक आर्क मारेंगे। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा, ये जो सी डी है, ये क्या है, बेसिकली एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर है। तो रे के परपेंडिकुलर कौन होता है, वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर तो कौन सा वेव फ्रंट होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, है ना। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ध्यान से देखना, डेरिवेशन तो बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है। तो ये बना दिया हमने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। और ये हमने कितने आर्क पर बनाया है, ये हमने बनाया है वीटी आर्क पर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर जाके हमने आर्क मारा है, हमने आर्क मारा है वीटी डिस्टेंस पर जाकर, ठीक है, ठीक है। अब हो तो गया, आप कुछ नहीं, बस इतना आप लोगों को करना है। उसके बाद देखो तुम क्या करो, ट्रायंगल को बाहर निकाल दो, ट्रायंगल को बाहर निकाल दो, ट्रायंगल एबीसी बाहर निकाल दो, ठीक है। ये तो अभी भी इजी लग रहा है डायग्राम, अरे देखते जाओ अभी, ठीक है। तुम क्या करो, ट्रायंगल एबीसी बाहर निकाल दो, ध्यान से समझ रहे हो ना इसको, ए बी सी, और यहाँ से ए सी डी बाहर निकाल दो, मतलब बेसिकली इतने में से ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाल दो और ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाल दो, समझ गए ना। तो ए बी सी बाहर निकाल दिया और ए सी डी बाहर निकाल दिया, ए सी डी बाहर निकाल दिया, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 90 होगा, इसका मतलब ये एंगल 90 है, ठीक है। और ये एंगल 90 है, मतलब ये एंगल भी 90 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस वीटी है, तो ये डिस्टेंस इसका मतलब वीटी है, ये डिस्टेंस वीटी है, चलो ये डिस्टेंस वीटी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये जो AC है वो कॉमन सरफेस है, तो फिर ये तो साइड एंगल साइड टेस्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हियर BC इज इक्वल्स टू AD, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, AC इज इक्वल्स टू AC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो बेसिकली इसमें AB जो है वो AD के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ACB होगा, ये ACB इज इक्वल्स टू ACD। ट्रायंगल का नाम तो सही है ना, ABC, हाँ ABC ADC। अच्छा, कॉन्ग्रेंट में तो दिक्कत नहीं होती, सिमिलरिटी में दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें तो कॉन्ग्रेंट ही है ना, तो वही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रेंट आ गया, ठीक है। कौन सा टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट से, साइड एंगल साइड आए, साइड एंगल साइड आए, साइड एंगल साइड, हाँ वही हो गया, साइड एंगल बोल दो, साइड एंगल साइड टेस्ट बोल दो, जो भी है, सास टेस्ट से बेसिकली ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट आ गया। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसकी बाकी चीज़ें भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। सी के इक्वल क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक थियरम पढ़ा होगा लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 9th में आपने एक थियरम पढ़ा होगा कि साइड अपोजिट टू इक्वल, सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। आपने एक थियरम पढ़ा होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये VT है तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, और अगर ये VT है तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब अगेन हम चलते हैं डायग्राम में और ये एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो, तो यहाँ देखो ये इंसिडेंट रे आई, मुझे चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मिलेगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल को बनाता हूँ। तो ये बनाया मैंने इसका नॉर्मल, ठीक है, ये बनाया मैंने यहाँ पे नॉर्मल, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल होगा 90 माइनस आई। 90 माइनस आई क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है। अब अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये नॉर्मल और ये दोनों भी 90 है, तो अगर ये 90 माइनस आई है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, आई होगा। समझ पा रहे हो? अगर ये एंगल आई है नॉर्मल से तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई होगा। 90 माइनस आई क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 90 है, उसमें से आई निकाल दो तो बचा कितना, 90 माइनस आई। अब ये पूरा एंगल क्या है, 90 है, 90 में से 90 माइनस आई निकाल दो तो बचा कितना, आई। अरे मेरे भाई, ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। मान लो तुम्हें ये एंगल नहीं पता है, ये एंगल है x, बट तुम्हें ये तो पता है कि 90 माइनस आई और x का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल और सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस आई प्लस x का जो वैल्यू है वो 90 के इक्वल आएगा। तो 90 खत्म, आई को वहाँ भेजो तो x इक्वल टू आ गया आई। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, आई होगा। अब हुआ ना डायग्राम में घचर बचर। अब आगे जब देखोगे तो भाई कुछ नहीं समझ पाओगे उसमें क्या बनाया, कहाँ बनाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये रे ऐसे आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने बनाया नॉर्मल, तो ये एंगल क्या होगा, आर,
ये एंगल क्या होगा आर, ठीक है। अब जो ये वेव फ्रंट है वो बेसिकली इस रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा 90 माइनस आर, बेसिकली ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या आएगा, ये पूरा एंगल आएगा 90 माइनस आर। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा अगेन आर। समझ गए ना कैसे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको सीधा बना दिया इस वेव फ्रंट को, ये इतना सीधा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं साइड में अगर तुम्हें करके दिखाऊं, अगर मैं तुम्हें साइड में करके दिखाऊं तो ये आपका वेव फ्रंट है, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो वेव फ्रंट मैंने थोड़ा सीधा बना दिया, थोड़ा टेढ़ा बनाना चाहिए था, ठीक है। और तुम्हारी ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ को यहाँ पे लिया है, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये आर आर है, ये तुम्हारा आर डब्ल्यू है और ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुमने एक बनाया नॉर्मल, नॉर्मल बना के यहाँ पे आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तुम्हें पता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये नॉर्मल और ये सरफेस परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल 90 माइनस आर है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा आर, समझ गए ना। तो इस तरीके से ये पूरा एंगल हो जाएगा आर और ये छोटा सा एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है, ठीक है। और ये जो वेव फ्रंट है और ये जो रे है ये आपस में परपेंडिकुलर है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो थोड़ा डायग्राम में घचर पचर हो गया, बाकी तुम अगर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिख रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो तो इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए का वैल्यू है आई और एंगल सी का वैल्यू है आर, तो इसका मतलब है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। प्रूफ हो गया, प्रूफ। पहला लॉ हमने प्रूफ कर दिया हंसते खेलते। चलो दूसरा लॉ प्रूफ करते हैं। अब दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होते हैं, सेम प्लेन में आते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे एक प्लेन कंसीडर करें, ठीक है, हम प्लेन कंसीडर करते हैं यहाँ पे बोर्ड का, हम क्या करते हैं इस बोर्ड को एक प्लेन कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर तुम बोर्ड को प्लेन कंसीडर करते हो, ठीक है, तो बेसिकली तुम एक चीज़ यहाँ पे देखोगे कि इस बोर्ड के ये जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, ठीक है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ साथ ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये भी परपेंडिकुलर है बोर्ड के, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी एंड सरफेस ए सी आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। एक्चुअली प्लेन ऑफ बोर्ड वहाँ पे लिखना मत एग्जाम में, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बोर्ड बोल रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर चलो अच्छा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक में देख लेना, अगर बोर्ड वर्ड मेंशन है तो वैसा ही लिख लेना। अच्छा, कैसे, देखो ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो ये तुम्हारा बोर्ड और ये तुम्हारा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर हुआ ना। ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे है, ये तुम्हारा बोर्ड ऐसे है, तो ये आपस में कैसा हुआ, परपेंडिकुलर हुआ ना। ये तुम्हारा सरफेस एसी ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस रखा हुआ है और यहाँ पे है बोर्ड, तो सरफेस और बोर्ड के बीच में एंगल आया ना 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा ओके, अब तुम्हें पता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। तो हमारा इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होगा, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, ठीक है। सरफेस का जो ये जो आपका सरफेस एसी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस नॉर्मल के, ये जो नॉर्मल है ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो हम बनाते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू ए बी हुआ, तो नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी के, ठीक है। और एक चीज़ कि जो रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे सी डी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो तुम्हारी इंसिडेंट रे ये थी ये परपेंडिकुलर हो गई ए बी के, ठीक है। तो अगर ए बी ऐसा है तो इंसिडेंट रे कैसी होगी, ऐसी होगी। ध्यान से देखो वरना समझ नहीं पाओगे। अगर तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा है तो इंसिडेंट रे तुम्हारी ऐसी होगी, परपेंडिकुलर दोनों, ठीक है। उसके बाद अगर सरफेस तुम्हारा ऐसा है तो नॉर्मल तुम्हारा ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे है तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में तभी तो परपेंडिकुलर होंगे। देखो एंगल 90 का बनाना, तो अगर तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे है तो तुम्हारी रे ऐसे होगी, तो तुम्हारी इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे आ रही है ऐसे और नॉर्मल आ रहा है ऐसे। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। सो therefore incident ray, reflected ray and normal lies in same plane, HP hence proved। समझ गए ना। therefore चलो लिख देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाले बैठे होंगे, तो उनको तो भाई बाद में समझेगा नहीं कि ये क्या लिख दिया, तो आके दोबारा देखेंगे तो दोबारा ना व्यू करना पड़े, तो देख लो यार। therefore incident ray, reflected ray and normal
लाइज इन सेम प्लेन। समझ गए ना सेम प्लेन में कैसे आया? अगर तुम परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर कर दो तो तुम उसी चीज़ में आ जाओगे। मतलब ये एक प्लेन है तुम्हारा, तुमने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे खींची, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर जब लाइन खींचोगे तुम तो बेसिकली वो वही प्लेन हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं समझे? चलो ऐसे समझ लो कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे था और सरफेस ऐसे था, तो इसके परपेंडिकुलर चीज़ें ऐसे आई और ऐसे आई। ठीक है, बेसिकली ये लाइंस है, 3D में नहीं होंगी ये, 2D में होंगी, तो ये लाइंस है। तो बेसिकली ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे आई, तो बेसिकली ये तीनों के तीनों तुम्हें एक ही प्लेन में नहीं दिख रहे हैं, बोर्ड पर नहीं दिख रहे तुम्हें ये तीनों के तीनों, तो बेसिकली ये क्या हुआ, सेम प्लेन में हो गया। क्लियर? तो ये हो गया प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। अभी देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए अभी हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो काफ़ी आसान है, एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बता के मैं आप लोगों को क्या उसके बाद मैं आपको छुट्टी करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस वगैरह देखेंगे, है ना। चलो समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, पानी की सतह है, तो बेसिकली ये होगा तुम्हारा रेयर मीडियम, क्योंकि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम देखना पड़ेगा ना, और ये होगा तुम्हारा डेंसर मीडियम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से लाइट आई। अच्छा, रेयर मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की वो मान लो v1 है और डेंसर मीडियम में v2 है, तो तुम्हें ये चीज़ पता है कि जो v1 है वो v2 से बड़ा होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ से लाइट आई, तो जब लाइट आई तो इस सरफेस के अंदर, पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ये न्यूटन कहते थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। वाटर का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसके कारण उस हिसाब से वो क्या करता है, लाइट को बेंड करता है। तो मान लो लाइट आई यहाँ पे और फिर बेंड होके ऐसे गई। ठीक है, यहाँ से एक दूसरी लाइट भी हम भेजेंगे, ये गई दूसरी लाइट और ये बेंड होके मान लो ऐसे गई। मैंने देखो अभी इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर बना दिया हुआ है, तो बाद में एंगल में हो सकता है दिक्कत आए। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सी तुम्हारी रे है, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, दोनों की दोनों, और ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से तुम लोग समझना कि यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ है ना वो सेम नहीं है। इसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है, तो हम बात करते हैं एट टाइम t इक्वल टू टी पर। ठीक है, हम बात करते हैं एट टाइम t पर। टाइम t पर अगर मैं इस इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट बनाता हूँ, तो यहाँ से करके मैं एक आर्क मारूंगा, तो इस इंसिडेंट रे का जो वेव फ्रंट है वो ऐसा बनेगा। और चलो अभी हम लोगों ने क्या बना लिया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट बना लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला मुझे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस वेव फ्रंट से एक नया वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करूंगा। तो वेव फ्रंट से नया वेव फ्रंट हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग इनके वेवलेट्स पे रख के अपने पॉइंटर को आर्क मारते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एट टाइम t पर। तो टाइम t पर जब यहाँ से रख के मैं यहाँ पे आर्क मारूंगा, तो यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा इसका, यहाँ पे रख के आर्क मारूंगा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे रख के आर्क मारूंगा यहाँ पर बनेगा। तो ऐसे 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 बहुत सारे वेव फ्रंट्स यहाँ पे बनेंगे, बहुत सारे वेवलेट्स यहाँ पर बनेंगे, है ना। फिर जब मैं यहाँ पे रख के पॉइंटर को अपने आर्क मारूंगा, तो वो आर्क जो है वो कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, तो मैंने टाइम t पर बात की, तो इस वेव फ्रंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी v1t, क्योंकि इतने डिस्टेंस ये चल चुका होगा। लेकिन जो ये वाला वेवलेट होगा, ये वाला वेव फ्रंट होगा, ये कम चला होगा। कम क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v2 है। ठीक है, डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो रेयर मीडियम से कम होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस कम चला होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आर्क मारूंगा तो बेसिकली ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी v2t। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो आप लोगों का ब्लैक इंसिडेंट वेव फ्रंट बना है, ये दोनों के दोनों इंसिडेंट रे के कारण बना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये जो तुम्हारा रेड लाइट आ रहा है साइड में इंसिडेंट रे का, ठीक है, बेसिकली दो इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है ना, दोनों रेड वाली इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है। तो जो वेव फ्रंट तुम्हारा बना है ये ब्लैक वाला, वो दोनों इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट बना हुआ है। ठीक है, तो उसी इंसिडेंट वेव फ्रंट से अगर मैं एक आर्क मारूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली गेम क्या है यहाँ पे, ये दो इंसिडेंट रे से जो वेव फ्रंट मिला है मुझे, उसको मैंने पहले बना दिया क्योंकि वो परपेंडिकुलर बनेगा, और उसके बाद वाला जो नया वेव फ्रंट बना था उसको मैंने कैसे बनाया, उस वेव फ्रंट पे जितने भी वेवलेट्स थे वहां से आर्क मारी और नया वेव फ्रंट बनाया। हमें कैसे नया वेव फ्रंट हमें कैसे मिलता है, हम पुराने वेव फ्रंट्स को पकड़ के उनसे आर्क मारते हैं और आर्क मार के कॉमन टेंजेंट पे ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ 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 मतलब इन सभी पॉइंट्स पर रख के हमने आर्क मारा और आर्क मार के हम लोगों ने सब जब ये ज्वाइन किया तो ऐसा हमें एक नया वेव फ्रंट मिल गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो मैं यहाँ से बना देता हूँ, देखो बढ़िया सा,
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ध्यान रखना यहाँ पे V2T जो है वो V1T से कम आ रहा है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, पिछले वाले में देखो यहाँ से एक रे आई थी और एक रे यहाँ से आई थी, ठीक है। तो हमने ये बनाया था इंसिडेंट वेव फ्रंट, पिछले वाले केस में हमने यहाँ से बनाया था एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट पे रख के हमने आर्क मारा, तो इस वेव फ्रंट का जो आर्क था वो यहाँ आया, इस वेव फ्रंट का आर्क यहाँ पर आया, इस वेव फ्रंट का आर्क यहाँ पर आया, इस वेव फ्रंट का आर्क यहाँ पर आया। तो ऐसे ऐसे कर करके हमने यहाँ से बनाया एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। बाकी इसको मैंने डायरेक्टली बता दिया कि बेसिकली ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसका परपेंडिकुलर आएगा इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बाकी इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, हमारी इंसिडेंट रे आई और यहाँ से एक रे आई, हमने परपेंडिकुलर इस इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट बनाया, तो वो हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो एट टाइम t पर जब हम लोग बात करेंगे तो एक सेम डिस्टेंस पर सभी का हम लोग आर्क मारेंगे सारे पॉइंट्स पर। इस वेव फ्रंट्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को पकड़ के हम लोग यहाँ पे आर्क मारेंगे, और आर्क मारने के बाद उन सभी को जब हम ज्वाइन करेंगे उनके कॉमन टेंजेंट से, तो क्या मिल जाएगा हमें एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। और इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन खींच देंगे तो वही हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप लोग ऐसे लाइन खींच दोगे परपेंडिकुलर तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी, है ना। जैसे लास्ट केस अगर आपको याद हो तो ये आपका, हाँ ऐसा था, ये आपका जो वेव फ्रंट बना था ये थोड़ा ऐसा बना था, ठीक है। ऐसे ऐसे आर्क मारे थे हमने और ऐसे बना था। फिर इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो वो कुछ और नहीं, रिफ्लेक्टेड रे ही कहलाएगी। लेकिन इसको डायरेक्टली भी समझा जा सकता है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, लेकिन इस केस में हम लोग डायरेक्टली नहीं समझ सकते, तो यहाँ पे हमें कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। समझ में आया ना। तो कंसेप्चुअली अगर हम जाए यहाँ पे तो देखो बेसिकली ये रे यहाँ से गिरी, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया यहाँ पर। अब उसके बाद इस इंसिडेंट वेव फ्रंट से हमें एक नया वेव फ्रंट बनाना था। तो नया वेव फ्रंट बनाने का तरीका क्या होता है, उसके हर एक पॉइंट पे अपना राउंड रखो, पॉइंटर रखो और उसके एक आर्क मारो। तो हर एक पॉइंट पे रख के जब तुम आर्क मारोगे तो ये आर्क जो है वो छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आर्क की डिस्टेंस छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे V2 जो है वो V1 से कम है। तो इस आर्क को हमने जब मारना शुरू किया तो ये आर्क ऐसे 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 आया। तो हमने क्या किया, सभी का एक कॉमन टेंजेंट पकड़ा, तो सभी के कॉमन टेंजेंट को जब हमने मिलाया तो एक ऐसी हमें लाइन मिली, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर? इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसको अगर मैं नाम देता हूँ AB और इसको नाम देता हूँ मैं CD, तो यहाँ पे AB है मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट और CD है मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसको आप लोग डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। लेकिन फिर उसमें आपको ये डाउट आता कि भाई ये यहीं पर हम लोग क्यों मान रहे हैं, हम लोग इसको यहाँ पर क्यों नहीं मान रहे, यहाँ पर क्यों नहीं मान रहे, यहीं पर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहीं वाला केस हमें एनालाइज करना है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला मान रहे हैं। वरना देखने को तो वेव फ्रंट्स यहाँ पर भी बनेंगे, यहाँ पर भी बनेंगे, है ना। वेव फ्रंट्स ऐसे 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 बहुत सारे बनेंगे, बट हम लोग कौन सा कंसीडर करके चल रहे हैं, ये वाला कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि इस वेव फ्रंट से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और उसी ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्लियर ना। नया वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, पुराने वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट पे रख के एक आर्क मारो, उन सभी आर्क के कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन कर दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो ये जो वेव फ्रंट मिला ये क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर था, इसीलिए हमने बोला ये कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। शब्दों पे ध्यान दो मेरे। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग दोनों ट्रायंगल बाहर निकालते हैं। ट्रायंगल ABT यहाँ पे बाहर आया, ये आपका ट्रायंगल ABD, यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा 90 होगा, तो 90 हम लोग नहीं बोल सकते, बट ये एंगल 90 होगा। तो ये एंगल है 90 डिग्री और ये डिस्टेंस है V1T, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल बाहर निकालो, एंगल ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC, इसको हमने सीधा कर दिया बेसिकली। तो AC यहाँ पर V2T है, तो AC यहाँ पर V2T है, और यहाँ पे जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेव फ्रंट यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होंगे ऑब्वियसली, तो ये आया 90 डिग्री। क्लियर? चलो, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि इंसिडेंट एंगल कहाँ पर बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनेगा, तो ये अगर हमारा नॉर्मल है तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब तुम्हें पता है ये और ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये I है तो ये क्या होगा, ये होगा 90 माइनस I, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल और सरफेस AD परपेंडिकुलर है अगेन, तो अगर ये 90 माइनस I है तो ये I होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल I। क्लियर ना। अब ये एंगल I है अगर, और ये परपेंडिकुलर है, ये रेड और ब्लैक लाइन अगर परपेंडिकुलर है और ये एंगल I है, तो बचा क्या, 90 माइनस I। अब अगेन ये रेड, ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये 90 माइनस I है तो क्या ये हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही रिफ्लेक्टेड का भी बात कर सकते हो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, ठीक है।
ठीक है। तो बेसिकली ये एंगल क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये 90 माइनस आर आया है, बेसिकली 90 माइनस आर आया है, तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल सरफेस एडी और ये वाला नॉर्मल अगेन परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 माइनस आर है तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, अरे देख लो सही से समझ लो, वरना रटते हुए जाओगे एग्जाम में। तो ये एंगल क्या आ जाएगा तुम्हारा आर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मुझे साइन आई की वैल्यू बताओ। साइन आई क्या होगा यहाँ से, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है यहाँ पे V1t, हाइपोटेनस क्या है 90 के सामने, तो 90 के सामने यहाँ पर AD है, तो हाइपोटेनस हो गया AD। फिर साइन आर की वैल्यू बताओ मुझे। साइन आर क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है यहाँ पे V2t, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AD। दोनों को डिवाइड कर दो, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1t अपॉन AD अपॉन V2t अपॉन AD। तो AD खत्म, तो बचा V1t अपॉन V2t। ठीक है, TT भी खत्म, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे V1 अपॉन V2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या समय के साथ वेलोसिटी V1 चेंज हो रही है ना? एयर में जितनी लाइट की वेलोसिटी होती है उतनी रहेगी हमेशा। क्या पानी में वेलोसिटी कभी चेंज हो रही है ना? तो V1 कांस्टेंट है, V2 कांस्टेंट है, तो V1 अपॉन V2 भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यही होता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिफ्लेक्शन का प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। बाकी एट द एंड तो सब लोग इसको रट्टा मार के ही जाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंसेप्ट एक बार सीख लो और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, तो आप लोग इसमें फिर माहिर हो जाओगे। ठीक है, और बाकी अगर वेव फ्रंट को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे शब्दों में थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल तो है ये टॉपिक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आए होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा, हाइजेंस प्रिंसिपल समझ में आया होगा। लेक्चर मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो ऐसी है, मतलब छोटी तो हैं लेकिन हार्ड है। डेरिवेशन कितने लाइन का है, 1 2 3 4 चीज़ में डेरिवेशन खत्म है, लेकिन कंसेप्ट कितना ज़्यादा भारी है। कई सारे लोग तो इंसिडेंट वेव फ्रंट वगैरह कुछ समझ ही नहीं रहे होंगे, है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम सीखेंगे पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, और कोहेरेंट सोर्सेज ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।